देखो, हमारी फर्स्ट प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन। अब ये सारी सेपरेशन या प्योरिफिकेशन टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। हमें इनको प्योरीफाई करना है। अगर क्यों करेंगे प्योरीफाई? अगर इनमें कुछ इम्प्योरिटीज होंगी तो पहले तो जैसे मान लो मुझे कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल्स दे दी और वो इम्प्योर हैं, तो मैं क्या करूंगी, उन कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल को पहले पानी में डिसॉल्व करूंगी, ठीक है। अगर कोई क्रिस्टल्स आपकी वाटर में डिसॉल्व नहीं होती हैं तब आपको थोड़ा सा हीट करना पड़ता है। अगर कोल्ड वाटर में नहीं होती है तो थोड़ा सा हॉट वाटर में हीट करना पड़ता है। अगर हॉट वाटर में भी हीट नहीं होती तो थोड़ा सा HCl डाल के, एसिड डाल के थोड़ा सा उनको अच्छे से डिसॉल्व करना होता है, ठीक है। जब वो डिसॉल्व होगी तो आप उसको अच्छे से, जैसे यहाँ पे दिखाया ना, ये स्टर करके पूरा अच्छे से डिसॉल्व कर लिया। फिर इनिशियली जो इम्प्योरिटीज होती है आप उनको, जैसे इसको अगर फिल्टर करोगे फिल्टर पेपर लगा के, तो मेन मेन इम्प्योरिटीज तो फिल्टर पेपर पे भी बच जाती हैं और आपको प्योर, वो प्योर तो नहीं, अभी आपने उसको और प्योरीफाई करना है, सेपरेट करनी है उसमें से इम्प्योरिटीज। तो फिल्टर पेपर से इनिशियल जो सॉलिड इम्प्योरिटीज होती है वो निकल जाती है, ठीक है। फिर हम उसको डालते हैं चाइना डिश में। ये बर्नर के ऊपर ये चाइना डिश रखी और मैंने इसको हीट किया। हीट करूंगी तो जो वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज कौन सी होती है? जो वेपर्स बना सकती हैं। तो हीट करने पे जो वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज हैं वो उड़ जाती हैं और जो बाकी कुछ अगर बचा होगा तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर आप उसको कब तक हीट करते हो? आप एक आयरन रॉड डिप करके उसको ब्लो करके चेक करते हो कि क्या आयरन रॉड पे आपको थोड़ा पाउडरी सब्सटेंस फील हो रहा है कि नहीं, ठीक है। इसमें जब आप हीट कर रहे हो बीच बीच में एक आप आयरन रॉड डिप करके उसको हाथ से चेक करोगे कि इसमें कहीं पाउडर्ड सब्सटेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर आपको फील होता है कि पाउडर्ड सब्सटेंस इसमें जमने लग गया है, एट दैट टाइम यू स्टॉप हीटिंग एंड यू पुट दैट असाइड एंड कीप इट कूल। थोड़ी देर में ठंडा होने के बाद धीरे धीरे आप ऑब्जर्व करोगे वो जमना शुरू हो जाता है, क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाती है, वो आपकी प्योरीफाइड क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले क्रिस्टल्स को लेके पानी में डिसॉल्व किया, मेन इम्प्योरिटीज तो फिल्टर पेपर से निकल जाएंगी। फिर उसको चाइना डिश में डाला, हीट किया और उसको तब तक हीट किया जब तक आपको ग्लास रॉड पे पाउडर्ड सब्सटेंस स्टिक करता हुआ ना मिल जाए। फिर इसका मतलब पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ गया है, यू शुड स्टॉप हीटिंग इट। फिर आप उसको रख देते हो, अलग से ठंडा करने देते हो और आप वैसे क्रिस्टल्स जमना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। कभी कभी लिक्विड भी बच जाता है, उसको मदर लीकर बोलते हैं। अगर लिक्विड भी बच जाए, क्रिस्टल सेपरेट आउट हो जाती है। इन क्रिस्टल्स को रिमूव करके आप फिल्टर पेपर पे ऐसे उसको फोल्डेड फिल्टर पेपर में रखोगे तो वो ड्राई हो जाती हैं। कई बार अगर नहीं ड्राई होती हैं तो ऐसे लैब में अवन होता है, जैसे घरों में होता है अवन, लैब में भी एक अवन होता है, डेसिकेटर भी बोलते हैं उसको, वो ड्राई कर देता है उन क्रिस्टल्स को, ठीक है। तो ये आपकी क्रिस्टलाइजेशन है जिसमें आप इम्प्योरिटीज रिमूव कर रहे हो फिल्टर पेपर यूज करके, और बाद में वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज बॉईल करके निकल जाएगी, ठीक है। सेकेंड कौन सी प्रोसेस है ये है सब्लिमेशन, ठीक है। सब्लिमेशन में आप क्या करते हो? सब्लिमेशन सब्लाइम करती हैं कुछ चीजें, कुछ कंपाउंड्स हैं जो सब्लाइम करते हैं, जैसे कि आपको याद रखने कौन से कंपाउंड जो है वो सब्लाइम कर सकते हैं। जैसे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl ये सब्लाइम करता है, आयोडीन सब्लाइम करता है, कैम्फर सब्लाइम करता है, ठीक है। नैफ्थलीन बॉल्स ये सब्लाइम करते हैं। आपने नैफ्थलीन बॉल्स तो सबने ही देखे होंगे कि घरों में जैसे कपड़ों में जब सर्दियों के कपड़े रखे जाते हैं साथ में नैफ्थलीन बॉल्स भी उसमें पुट की जाती हैं, ठीक है। तो आप जो नैफ्थलीन बॉल्स को नेक्स्ट सीजन में जब आप उनको निकालोगे तो यू वुड सी, या तो वो बहुत छोटे फॉर्म में रिड्यूस्ड हो चुकी होती हैं या वो डिसअपियर हो चुकी होती हैं। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस, उनकी खुशबू कपड़ों में फैली होती है, क्योंकि वो सब्लाइम करते हैं, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम इनको प्योरीफाई कर सकते हैं। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड लिया और मैंने इसको हीट किया, ऊपर ये फनल, इन्वर्टेड फनल है, मैंने ऊपर कॉटन से उसको प्लग कर रखा है ताकि एस्केप ना कर जाए, वेपर्स बनेंगे ना इसके, सीधे सॉलिड से वेपर्स बनते हैं। तो
ये जब सबलाइम करेगा, ऊपर यहाँ पर तो हीट है, यहाँ पर कोल्डर रीजन है, ठीक है। तो जब ये सबलाइम करेगा तो इम्प्योरिटीज जो हैं वो तो आपकी यहाँ पर सरफेस पे रह जाएंगी, और जो वेपर्स है ऊपर वाले रीजन में जाके कंडेंस कर जाएंगे और वो सॉलिडिफाई कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इम्प्योरिटीज आपकी सेपरेट हो गई और आपको मिल गया प्योर। वेट, ओके। तो ये हम कर रहे थे सब्लिमेशन की, ऐसे फिर ये जो प्योर सब्सटेंस है वो यहाँ स्टिक कर जाएगा, ठंडा होके यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा और इम्प्योरिटीज इधर रह जाएंगी, ठीक है। आफ्टर दैट यू हैव नेक्स्ट विच इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन प्रोसेस है, या तो आप एक सॉलिड को लिक्विड से या दो लिक्विड्स को आपस में सेपरेट करते हो, मगर जिन भी लिक्विड्स को सेपरेट कर रहे हो वो उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफर करना चाहिए बाय एटलीस्ट 20 केल्विन्स या 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, सपोज आपको सॉल्ट और वाटर को सेपरेट करना है, तो राउंड बॉटम फ्लास्क में इसको लेके हम इसको हीट करते हैं। हीट करेंगे, जो वेपर्स हैं यहाँ से वेपर्स एस्केप करेंगे, ठीक है। अब जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 डिग्री सेल्सियस आप इस थर्मोमीटर में चेक कर पाओगे कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अटेन हो गया है। तो ये वेपर्स यहाँ से एस्केप करेंगे, इनको यहाँ, ये कंडेंसर है। कंडेंसर होता है, कंडेंसेशन क्या होती है, जब आप वेपर्स को लिक्विड में चेंज करते हो, तो ये कंडेंसर है वेपर्स को लिक्विड में चेंज करने के लिए, जिसमें यहाँ कूलिंग वाटर आपने ऐड किया है। ये वेपर्स जब यहाँ से जाएंगे, ये कूलिंग वाटर, कोल्ड वाटर इनको लिक्विड में चेंज करेगा और आप इसको ऑब्टेन कर सकते हो। और जो सॉल्ट है आपका वो इस राउंड बॉटम फ्लास्क में बॉटम पे रह जाएगा, राइट। और अगर आप यही टेक्निक आप दो लिक्विड्स को भी सेपरेट करने के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन वो दो लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा 20 से 50 100 इतना डिफरेंस उसमें होना चाहिए, अदरवाइज फिर नहीं तो वो अच्छे से सेपरेट नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसमें अगर दो लिक्विड्स हैं, एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, एक का 150 है, तो जब थर्मोमीटर में 100 डिग्री सेल्सियस आपको मिल रहा है, ये वेपर्स बनाएगा, इसको ठंडा करो, ऑब्टेन कर लो, फिर रुक जाओ, ठीक है। उसके बाद let it boil to 150 degree Celsius, then heat it, make the vapors and collect it in a separate beaker. तो दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे आपको लिक्विड्स ऑब्टेन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टिलेशन है सॉलिड से लिक्विड को सेपरेट करने की, या फिर आप कह लो दो लिक्विड्स को सेपरेट करने की, मगर उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस काफी ज्यादा होना चाहिए। अगर बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस कम है तो आप यूज करते हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाए जाते हैं जिसमें हर्डल्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे मान लो आपके पास ऐसे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, ऐसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ऐसे आपको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, और यहाँ पर आपके पास दो लिक्विड्स हैं, लेकिन एक का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है और एक का 110 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या होगा, जब आप उसको बॉईल कर रहे हो तो 100 डिग्री सेल्सियस वाला जो लिक्विड है वो इवेपोरेट करने लगेगा,
100 डिग्री सेल्सियस वाला लिक्विड पहले इवेपोरेट करने लगेगा और वो एस्केप करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये हर्डल्स लगे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस वाला लिक्विड जब निकलने लगेगा, साथ में 110 वाला लिक्विड भी एस्केप करने की कोशिश करता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर मैंने ऐसे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इसमें बनाया। तो इसमें एक लिक्विड है, मान लो आपके पास, जिसका 100 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका जब टेम्परेचर रीच किया तो ये यहाँ से निकल के, क्योंकि ये काफी एनर्जेटिक है, ये एस्केप कर जाएगा, ठीक है। लेकिन सपोज करो आपका दूसरा लिक्विड जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 110 है, वो साथ में चल पड़ेगा, ठीक है। चल तो पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी उसका बॉइलिंग पॉइंट रीच नहीं हुआ है, तो उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो एस्केप कर सके। तो वो कोशिश तो करता है, लेकिन हर्डल्स आने की वजह से थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर से नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जेटिक इनफ नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट रीच नहीं हुआ है अभी। तो बॉइलिंग पॉइंट जब रीच होगा तब उसके पास एनफ एनर्जी होगी एस्केप करने की। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है कि हम सरफेस एरिया बढ़ा देंगे। अब उस सरफेस एरिया, हर्डल्स हो गए, कि उन हर्डल्स को जो मॉलिक्यूल्स इतने एनर्जेटिक होंगे कि उन हर्डल्स को पार कर सकेंगे, वो तो एस्केप कर जाएंगे, उसको आप अलग से ऑब्टेन कर सकते हो। मगर जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अभी रीच नहीं हुआ है, वो वहां से एस्केप नहीं कर पाता है, और इस वजह से सेपरेशन हो पाती है उन लिक्विड्स की, ठीक है। ओके, उसके बाद है हमारे पास यस, नेक्स्ट है हमारे पास ये पेपर क्रोमेटोग्राफी। सी, क्रोमेटोग्राफी का लिटरल मीनिंग क्या है? क्रोम मीन्स कलर एंड ग्राफ मीन्स आप उनको अलग अलग जगह पे सेपरेट करके ग्राफ ऑब्टेन कर रहे हो, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी, क्रोम कलर का ग्राफ, ठीक है। तो ये कहते हैं सपोज आपके पास एक डाई है, मिक्सचर ऑफ कलर्स, और आप उन कलर्स को सेपरेट करना चाहते हो, ठीक है। तो आप यूज करते हो ये क्रोमेटोग्राफी पेपर, जिसमें आपने यहाँ पर डाई का स्पॉट लगा देना है, और इसको एक लिक्विड, जिसको जो कि वॉलेटाइल लिक्विड हम उसको बोलेंगे, जो इजीली वेपर्स बना सकता हो, इवेपोरेट कर सकता हो, ठीक है, ऐसे वॉलेटाइल लिक्विड में उसको डिप कर देंगे। अब क्या होगा, जैसे 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 आपका ये वॉलेटाइल लिक्विड, जैसे एसीटोन डाल दिया आपने, ये सॉल्वेंट लिखा है ना, मान लो वो एसीटोन है। एसीटोन क्या, वो जल्दी से वेपर्स बनाता है, उड़ जाता है। जैसे एसीटोन कहाँ यूज होता है, आपने अगर अपने घर में देखा है, अगर आपकी मॉम नेल पेंट रिमूवर यूज करते हैं, तो वो एसीटोन होता है। उसमें दो तो उसपे प्रॉपर उसके क्लिप्स होते हैं कि वो इवेपोरेट ना कर जाए, खुला नहीं छोड़ सकते, उसमें दो उसके ढक्कन होते हैं, ठीक है, कैप्स होते हैं उसकी, कि वो इवेपोरेट नहीं कर जाए इजीली, क्योंकि वो बहुत वॉलेटाइल है, इजीली वेपर्स बनाता है। तो जब आप एक क्रोमेटोग्राफी पेपर को इस सॉल्वेंट में डिप करते हो और उस पर डाई लगाते हो, ठीक है, डाई क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स है। तो जैसे जैसे ये डाई, जैसे जैसे ये सॉल्वेंट ऊपर राइज करेगा, इसके साथ जो भी डाई के कंपोनेंट्स हैं, इट कुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ एनी नंबर ऑफ कलर्स, ठीक है, तो वो अलग अलग ऐसे स्ट्रीक से बना के दिखते हैं, ठीक है। अब ये स्ट्रीक्स बनाने का क्या मतलब है, ये स्ट्रीक्स इसलिए बनाते हैं, ये कहता कोई कलर होता है जिसके पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। सी, जो कलर है ना, कलर, हर कलर के लिए उसका पार्टिकल साइज रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो कौन सी लाइट स्कैटर कर रहा है, तो वो आपको दिख रहा है, ठीक है। कुछ कलर्स के बहुत बड़े बड़े पार्टिकल साइज होते हैं, कुछ के छोटे होते हैं। अब ये जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है, ये एक फिनोमिनन पे बेस्ड है जिसको बोलते हैं adsorption. Adsorption is sticking to the surface of anything.
ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास क्रोमेटोग्राफी पेपर है, तो ये जो डाई के मॉलिक्यूल्स है ना, ये उस पेपर के पोर्स में स्टिक कर जाएगा, उसमें घुस जाएगा। ठीक है, ये पोरस चीज ही करवा सकती है क्रोमेटोग्राफी। उसके पोर्स में इन कलर्स के पार्टिकल्स ने अब्सॉर्ब होना है, स्टिक करना है, ठीक है, उनमें घुस जाना है। तो अगर तो आपका जो कलर है उसका पार्टिकल साइज काफी बड़ा है, तो वो पहले ही स्टिक कर जाएगा। लाइक रेड, वो पहले बड़ा पार्टिकल है, वही फंस जाएगा, नीचे ही फंस जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वो छोटा होता जाएगा पार्टिकल, वो ऊपर तक चढ़ सकता है, और छोटा पार्टिकल होगा वो ऊपर तक चढ़ जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे एसीटोन ऊपर राइज करेगा, ये जो डाई में कलर्स मिक्स थे, ये भी अपने पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग ऊपर राइज करने की कोशिश करते हैं, और इसी वजह से वो सेपरेट हो जाते हैं। क्योंकि कोई कलर पहले ही स्टिक कर जाएगा जिसका पार्टिकल साइज बड़ा होगा, और जिनका छोटा होगा वो जाके ऊपर जाके स्टिक होगा। ठीक है, तो ये है पेपर क्रोमेटोग्राफी। आप पेपर पे डाई का स्पॉट लगा के उसको एसीटोन में डिप करके कलर्स को सेपरेट करते हो, क्रोमेटोग्राफी करते हो, क्रोम कलर का ग्राफ बनाते हो, विच इज बेस्ड ऑन फिनोमिनन ऑफ एड्सॉर्प्शन, जिसमें ये कहता जो पार्टिकल साइज बड़ा होगा पहले ही एड्सॉर्ब हो जाएगा, जैसे जैसे छोटा होता जाएगा वो छोटा पार्टिकल ऊपर तक चढ़ सकता है। ठीक है, देन इज दिस सेपरेटिंग फनल। किस लिए यूज होता है? दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए। जैसे आपकी क्लास में भी बोला होगा ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होते, सेपरेट हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको पता है ऑयल इज लाइटर इन वेट। अगर आपसे कभी पानी में ऑयल गिरा है तो यू कुड सी कि जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं दे आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, राइट। सो डिफरेंट लेयर्स ऐसे फॉर्म हो जाती हैं। मगर इसका थोड़ा ब्रॉडर वर्जन में आपको बताती हूँ, जिससे आपको एक्चुअल पर्पस, क्योंकि ये तो वैसे भी आप इफ यू पुट सम ऑयल ऑन इन वाटर यू विल सी कि दो सेपरेट लेयर्स बन रहे, तो सेपरेशन टेक्निक क्या हुई, तो इसका मैं आपको बताती हूँ। सपोज आपके पास वाटर है और बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पानी ना पोलर होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं उसमें, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी का, मिक्सिंग का रूल होता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, एक जैसी चीजें आपस में मिक्स कर जाती हैं। लेकिन पानी और बेंजोइक एसिड में क्या फर्क है? पानी पोलर है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, लेकिन बेंजोइक एसिड वो नॉन पोलर है, वो कार्बन की चेन है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आता। यू विल स्टडी अबाउट इट, यू कैन जस्ट रिमेंबर पानी पॉजिटिव नेगेटिव वाला है, कैटायन एनायन है उसमें, बेंजोइक एसिड में नहीं है कैटायन एनायन। तो ये दोनों अलग चीजें के, इट इज लाइक ऑयल, बेंजोइक एसिड इज एन ऑयल। दोनों को मिक्स किया, पर आपने कभी नोटिस किया होगा थोड़ा सा ऑयल जो है वो पानी में मिक्स हो जाता है टू वेरी लिटिल एक्सटेंट, क्योंकि वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट, वो कुछ भी अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। तो जो अब थोड़ा सा डिसॉल्व हो गया, मुझे उसको वापस निकालना है, तो मैं क्या करती हूँ, एक और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एक और ऑयल, ठीक है, उसमें डाल दूंगी। वो ऑयल क्या करेगा, जैसे मान लो आपके पास ऐसे, लेट्स यूज अनदर कलर, ऐसे आपके पास ये वाटर था और इसमें ऑयल डाल दिया हमने, थोड़ा सा ये मिक्स हो गया। फिर मैंने दूसरा कोई ऑयली सब्सटेंस डाला और इन तीनों को अच्छे से मिक्स किया। ये दूसरा ऑयल सब्सटेंस डाला मैंने ऐसे, और इस फनल में, सेपरेटिंग फनल इसको बोलते हैं, अच्छे से मिक्स किया, बहुत अच्छे से शेक किया। जितने अच्छे से शेक करते हैं ना उतने अच्छे से ये सेपरेशन हो पाती है। ठीक है, तो इसके सेपरेशन पे होगा क्या कि जो आपका बेंजोइक एसिड है, जो पहला ऑयल है, और जो आपने दूसरा ऑयल डाला, वो दोनों पूरे जो पानी में गया था ना उन मॉलिक्यूल्स को भी अपने साथ जोड़ लेता है। मतलब पुराना वाला ऑयल और नया वाला ऑयल दोनों आपस में मिलके फ्यूज हो जाते हैं और एक सेपरेट लेयर बना देते हैं।
ठीक है, जैसे ऐसे इसने बनाया ऑर्गेनिक, और ये लिखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड इन सॉल्वेंट लेयर। एक्वस होता है वाटर, वाटर की लेयर सेपरेट होगी, पानी नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, और जो भी आपने दो चीजें, दो नॉन पोलर चीजें जो कि सेम नेचर की हैं, उनको डाल के मिक्स किया तो ये अपनी ही दोनों फ्यूज होके, जो थोड़ा बहुत ऑयल गया होगा ना पुराना वाला पानी में, उसको उसके साथ मिलके अपनी पूरी एक सेपरेट लेयर बना देगा। और अब थोड़ा सा भी ऑयल पानी में नहीं बचेगा, और जितना ज्यादा इसको शेक करोगे उतनी अच्छी सेपरेशन होती है, जितना ज्यादा आप इसको सेपरेटिंग फनल को शेक करते हो। ठीक है, okay, after that you have उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो डेंसिटी बेस्ड सेपरेशन है। ये सबसे कॉमन, जैसे हम लोग घरों में बटर मिल्क और बटर को सेपरेट करते हैं, लस्सी और मक्खन को सेपरेट करते हैं, तो आप देखते हो कि जब आप मिक्सी में उसको घुमाते हो तो जो लाइट वेट पार्टिकल्स है, मतलब जो बटर है, दैट गेट सेपरेटेड फ्रॉम द बटर मिल्क। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन ऐसे होती है, ऐसे सर्कुलर सी उसमें टेस्ट ट्यूब सी होती हैं, और उसके अंदर जो भी चीजों को आपको डेंसिटी बेस्ड उसकी सेपरेशन करनी है वो आप डालते हो। तो बिफोर सेंट्रीफ्यूगेशन वो पूरी सस्पेंडेड है, मगर आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन वो सेपरेट आउट हो जाती है। ये एक जगह यहाँ पर ऐसे सुपरनेटेंट अलग हो जाता है, और जो आपका बाकी चीज पेलेट है दैट सेपरेट्स आउट। ठीक है, और एक है आपके पास कोएगुलेशन। कोएगुलेशन में क्या है? कोएगुलेशन इज प्रेसिपिटेशन। अगर आप किसी आयन को या कुछ भी कंपाउंड को उसको नीचे सेटल डाउन करवा देना चाहते हो, तो आप उसमें कुछ ऐसा डालोगे जो वो आपस में मिलकर कंबाइन करके नीचे प्रेसिपिटेट बना के सेटल डाउन हो जाएंगे। दैट फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, that formation of solid mass, that is called coagulation. ठीक है, take out your assignments then, let's do some questions. Okay, let's see the assignment. First question, a student wants to obtain blue crystals of copper sulfate from an impure sample dissolved in water. Which method is most suitable? तो अगर आपको प्योर ब्लू क्रिस्टल्स चाहिए, आपको क्रिस्टलाइजेशन करनी है, मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको ये मेथड करना है विच इज क्रिस्टलाइजेशन कॉपर सल्फेट के। Then a mixture contains alcohol and water. Which property mainly helps in separating them? Alcohol और water को अगर mixture उसको separate करना है, they differ in their boiling point. ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से आप इसकी डिस्टिलेशन कर सकते हो। मैंने कहा था सॉलिड को लिक्विड से या दो लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हो। फिर while performing paper chromatography, a student accidentally keeps the ink spot below the solvent level. What is most likely to happen? अगर इंक जो है सॉल्वेंट वाले लेवल पे ही रख दोगे ना इसमें, तो सॉल्वेंट उस इंक को डिसॉल्व कर लेगा। ठीक है, आपको सॉल्वेंट को नीचे रखना है, इंक को ऊपर, ताकि जैसे जैसे सॉल्वेंट राइज करे वैसे वैसे आपकी सेपरेशन हो, अदरवाइज जो डाई है वो डिसॉल्व हो जाएगी। A doctor separates blood plasma from blood cells using centrifugation. Method works mainly because components differ in, मैंने कहा था ये डेंसिटी बेस्ड सेपरेशन होती है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन में जैसे बटर जो है लाइट वेट होता है और बटर मिल्क हैवी होगा, तो वो डेंसिटी बेस्ड सेपरेशन हो गई।
Then oil density is poured into separating funnel containing water. After the layers settle, the stopcock is opened. What comes out first? So water, because it is denser, it settles down at bottom and closer to the stopcock. Sixth question. Powdered alum is added to muddy water and mixture is stirred. Which sequence of events is correctly describes what happens next? तो क्या होता है, जो एलम है वो फाइन पार्टिकल्स को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करा लेता है और जो लार्जर पार्टिकल्स हैं दे सेटल डाउन. So this makes the option B as the answer. Alum causes fine particles to clump and larger clumps settle by gravity और आपको clean water मिल जाता है. Come to assertion reason. Distillation can recover both liquids from a mixture. Okay. Or vapors formed during heating are condensed back to liquid form. Fine. ये दोनों statements true हैं मगर related नहीं हैं. So we can say that both are true, but R is not the correct explanation of A. Eighth question. Filtration alone cannot completely clean very fine muddy water. Reason है very tiny suspended particles may pass through filter paper. Yes, the filtration completely clean नहीं कर पाती है muddy water को क्योंकि छोटे छोटे particles रह जाते हैं. ठीक है, this is true. Come to section C. Section C देखो. A village near river noticed that the river water became muddy after rainfall water. The villagers first allowed the water to stand undisturbed and later alum was added. ये alum related हमने पहले भी question किया. So ये कहता finally water was filtered through before use. So question is, what is the purpose of allowing muddy water to stand undisturbed? क्यों? क्योंकि उससे क्या हो जाता है, सेडिमेंटेशन हो जाता है, सारे हेवी पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे. और व्हाट इज द पर्पस ऑफ एलम? एलम एक कोएगुलेंट है, कोएगुलेशन कॉज करता है, छोटे पार्टिकल्स को अपने ऊपर स्टिक करा लेता है. इस प्रोसेस को हम लोडिंग भी बोलते हैं. एंड which process occurs after coagulation? ये आप जब ये सेपरेट आउट हो जाएंगे तो आप डिकेंटेशन कर लो, पानी को सेपरेट कर लो. एंड why is filtration done after coagulation rather than before? जो भी आपकी बल्क इम्प्योरिटीज है ना वो सारी फिर रिमूव हो जाएंगी. टू रिमूव बल्क इम्प्योरिटीज. ठीक है, और फिर ये सेडिमेंटेशन से बल्क इम्प्योरिटीज हो जाएंगी और कोएगुलेशन आपका प्रिवेंट करेगा ताकि वो क्लॉगिंग ना हो जाए. Then is 10th question. A student accidentally mixed ammonium chloride, iron filling, sand and sugar. Which substance should be separated first for the easiest purification? देखो इसमें अगर मैग्नेट, क्योंकि जो आयरन फिलिंग्स है ना वो मैग्नेटिक है तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर आप मैग्नेटिक सेपरेशन कर लेते हो. ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन कर लो, फिर उसके बाद सेपरेटिंग फनल से आप इसमें शुगर है, ठीक है, बस इसमें तो यही है. फिर जैसे ये है डिजाइन अ कंप्लीट सेपरेशन प्रोसीजर. ओके फाइन, इसमें देखो इसमें आयरन फिलिंग के लिए पहले मैग्नेटिक सेपरेशन कर लेनी है,
फिर आप केरोसिन पे जाओ कि सेपरेटिंग फनल यूज कर लो और सेपरेटिंग फनल से केरोसिन को सेपरेट कर लो। फिर उसके बाद आप उसमें वाटर अगर डालोगे तो वाटर में सॉल्ट, सैंड और सल्फर, ये सॉल्ट डिसॉल्व कर जाएगा। वाटर डाल के सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा, फिर उसको फिल्टर कर लो। ठीक है, फिल्टर करोगे, सॉल्ट तो डिसॉल्व हो गया, सैंड ऊपर फिल्टर पेपर पे रह जाएगी। और उसके बाद अब इसमें कार्बन डाइसल्फाइड अगर आप सॉल्वेंट यूज करते हो तो वो सल्फर को डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है, वाटर डाल के सॉल्ट रिमूव हो जाएगा, फिर CS2 डालो कि सल्फर रिमूव हो जाए। ठीक है, और फिर इवेपोरेट कर दो ताकि सॉल्ट आपको मिल जाए अलग से। ठीक है, तो पहले मैग्नेटिक सेपरेशन कर लो, आयरन खत्म। फिर उसमें सेपरेटिंग फनल में डालो, केरोसिन खत्म। उसमें वाटर डाल के फिल्टर कर लो, सैंड अलग हो जाएगी। और फिर कार्बन डाइसल्फाइड डालो, सल्फर अलग हो जाएगी। और फिल्टर करके आपके पास उसमें सॉल्ट रह जाएगा, उसकी इवेपोरेशन कर देना। ठीक है, और लास्ट है मस्टर्ड ऑयल, वाटर और अल्कोहल है आपके पास। ठीक है, तो मस्टर्ड ऑयल और वाटर को सेपरेटिंग फनल से कर लो और वाटर और अल्कोहल को डिस्टिलेशन से। ठीक है, तो बाकी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बस 11th क्वेश्चन में आपको प्रोसीजर देखना है बेटा कि पहले मैग्नेट लगा लो, आयरन अलग हो गया। ठीक है, फिर केरोसिन को सेपरेटिंग फनल से, ये दो इजी वाली चीजें हो जाएंगी। फिर आपने वाटर में डिसॉल्व करके सैंड सेपरेट, और वाटर में सॉल्ट तो डिसॉल्व हो जाएगा, और कार्बन डाइसल्फाइड से सल्फर डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो, एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस? बोलो। Ask if you have any question related to the procedure or assignment. Okay, then see you in next class, bacha. Take care, bye.